10 जून 2026 को यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। मोदी जी को बधाई देने के लिए कैबिनेट के मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई। कारण था नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे अधिक समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का। नेहरू 1952 से 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। मोदी ने 4,399 दिन पूरे करके उन्हें पीछे छोड़ दिया। इसमें बधाई देने के लिए प्रस्ताव पास करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ से परे है। खैर, कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिरों में जाकर पूजा भी की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हैं। मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जैसे मोदी ने नेहरू को सिर्फ दिनों में ही नहीं बल्कि हर मायने में पीछे छोड़ दिया हो। हालांकि नेहरू कुल मिलाकर 6,103 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन दिन गिनने से क्या होता है? असली सवाल ये है कि उन दिनों में आपने क्या काम किया। इसलिए आज हम नेहरू और मोदी दोनों के कार्यकाल का डाटा की कसौटी पर रखेंगे और आप खुद तय करिएगा कि रिकॉर्ड किसने बनाया और किसने तोड़ा। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावत। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अंग्रेज भारत को कच्चा माल पैदा करने की कॉलोनी बनाकर गए थे। इंडस्ट्रीज का नामो निशान नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार तो कुछ था ही नहीं। देश के खाद्यान्न के मामले तक में आत्मनिर्भर नहीं था और सबसे बड़ी समस्या थी राजाओं की रियासतें। अंग्रेज़ों के जाने के बाद 560 से ज़्यादा रियासतें आज़ाद थी। तकनीकी रूप से वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या स्वतंत्र रहने की कोशिश भी कर सकती थी, लेकिन सरदार पटेल ने 560 रियासतों का शांतिपूर्ण विलय कराया। इन सब के बीच संविधान निर्माण का काम चल रहा था। लगभग 3 साल की बहस, सैकड़ों बैठकें, हजारों संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत आधिकारिक रूप से गणराज्य बन गया। राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अभी भी संविधान को जमीन पर उतारना बाकी था। आज यह सामान्य लगता है कि 18 साल की उम्र के बाद किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देना, लेकिन 1947 से 50 के बीच यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। उस समय भारत में भारी अशिक्षा थी। करोड़ों लोग कभी किसी चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। गांव तक सरकारी पहुंच सीमित थी। फिर भी सरकार ने सार्वभौमिक मताधिकार लागू करने का फैसला किया, यानी जाति, धर्म, संपत्ति, शिक्षा और लिंग की परवाह किए बिना हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। इसके लिए पहले मतदाता सूची बनानी थी। यह काम संविधान लागू होने से पहले ही शुरू हो गया था। लगभग 17.3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यह उस समय दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मतदाता सूची थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। 1951-52 में पहला आम चुनाव कराया गया और 489 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। साथ ही अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए। चुनाव 68 चरणों में अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। 53 राजनीतिक दल और 500 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। दुनिया में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक चुनाव कभी नहीं हुए थे। दुनिया के इतिहास में किसी नेता के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि जैसे 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के सामने थी। तमाम गरीबी, अशिक्षा, हिंसा, विभाजन, अव्यवस्था के बावजूद भारत लोकतंत्र के रास्ते पर चलने में सफल रहा। जब चुनाव के नतीजे आए तब जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू अब लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। ज़्यादातर लोकतांत्रिक संस्थाएं बन चुकी थी। अब राष्ट्र निर्माण की बारी थी। आज हम जिस भारत को देखते हैं उसके ज़्यादातर बड़े संस्थानों, वैज्ञानिक ढांचे और औद्योगिक आधार की नींव 1950 और 1960 के दशक में रखी गई थी। उस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। लगभग 80% आबादी गांव में रहती थी। साक्षरता 20% के आसपास थी। देश मशीनें नहीं बनाता था। आधुनिक तकनीक नहीं थी। इसी सोच से शुरू हुआ था आईआईटी का सपना। 1951 में आईआईटी खड़गपुर शुरू हुआ। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली की नींव रखी गई। नेहरू ने आईआईटीज़ को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इंजीनियरों के साथ साथ डॉक्टरों की भी ज़रूरत थी, इसीलिए 1956 में एम्स दिल्ली की स्थापना की गई।
आज पूरे देश में मेडिकल शिक्षा और रिसर्च का सबसे बड़ा नाम एम्स है। अगर भारत आज अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजता है, चंद्रयान या मंगलयान बनाता है, तो उसकी शुरुआत भी उसी दौर में हुई थी। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, विक्रम साराभाई और होमी भाभा इसके प्रमुख चेहरे थे। यही संस्था आगे चलकर 1969 में इसरो बनी। इसलिए तकनीकी रूप से इसरो नेहरू के बाद बनी, लेकिन उसकी बुनियाद नेहरू काल में ही रख दी गई थी। परमाणु कार्यक्रम की कहानी भी ऐसी ही है। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई, फिर 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना। होमी जहांगीर बाबा को पूरा समर्थन दिया गया। जब दुनिया के बहुत से लोग मानते थे कि भारत गरीब देश को परमाणु अनुसंधान की जरूरत नहीं है, तब नेहरू ने वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दी। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया, लेकिन नेहरू सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थे। उन्होंने औद्योगिकरण को राष्ट्रीय मिशन बनाया। उनका मानना था कि अगर भारत मशीनें नहीं बनाएगा तो हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा। इसलिए भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गपुर स्टील प्लांट बनाए गए। इसी दौर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, इंडियन ऑयल, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL जैसी संस्थाओं को विकसित किया गया। नेहरू की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में बड़े बांध भी थे। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली परियोजना। कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण संस्थान बने। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का पुनर्गठन हुआ। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। यही आधार आगे चलकर हरित क्रांति की तैयारी बना। अपने कार्यकाल में नेहरू ने सिर्फ संस्था नहीं बनाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत किया। चुनाव आयोग, संसद, सुप्रीम कोर्ट, CAG को स्वतंत्रता दी गई। दुनिया के कई नए आज़ाद देश कुछ ही सालों में तानाशाही में बदल गए थे, लेकिन भारत लोकतंत्र पर टिका रहा। यह अपने आप में नहीं हुआ। 1964 में जब नेहरू की मृत्यु हुई, तब भारत अमीर देश नहीं बना था। गरीबी थी, बेरोजगारी थी, खाद्यान्न संकट था, लेकिन एक बात बदल चुकी थी कि भारत के पास संस्थान थे, वैज्ञानिक ढांचा था, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, विश्वविद्यालय थे, स्टील प्लांट थे, बिजली परियोजनाएं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वह विकसित भारत के लिए ज़रूरी था। अब मोदी के कार्यकाल को देखिए। जब वो 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया। मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे बड़े लक्ष्य रखे। जनता ने भी उम्मीद की कि तेज़ आर्थिक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और भारत दुनिया की फैक्ट्री बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन आज 12 साल बाद तस्वीर कितनी बदली है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकार ने GST कलेक्शन से 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूले हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर भी केंद्र सरकार को हर साल लाखों करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी मिलती है। इसके बावजूद सरकार लगातार डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश कर रही है। विनिवेश इसलिए नहीं कि सरकार को प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है, बल्कि इसलिए कि सरकार के पास खर्च करने चलाने के लिए पैसे नहीं है। ये सरकार का खुद का कहना है। अभी तक सरकार ने IMPCL 164 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को 121 करोड़ में बेचा, तो सरकार का कहना था कि यह बिक्री 2026-27 के 80,000 करोड़ रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट का हिस्सा है। यानी सरकार को पैसा चाहिए और पैसा जुटाने का एक तरीका यह है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उन्हें बेचते जाओ। 2014 के बाद से केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर और रणनीतिक विनिवेश के जरिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटा चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2022 के बीच ही सरकार ने 4.04 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि विनिवेश से प्राप्त की है। इस दौरान सिर्फ छोटी मोटी हिस्सेदारी नहीं बेची गई, कई महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों में सरकार ने अपना नियंत्रण कम किया या बेच दिया। सबसे चर्चित उदाहरण है एयर इंडिया का। LIC जैसी संस्था, जिसे कभी भारतीय बचत का प्रतीक माना जाता था, उसका IPO लाकर सरकार ने उसमें अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बाजार में बेच दिया। साल 2014 से 17 तक सरकार ने ONGC, कोल इंडिया, NHPC जैसी बड़ी PSU कंपनियों में 5 से 15%
हिस्सेदारी बेच दी। टाटा ग्रुप को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को भी 12,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग में हालात लगातार खराब होते आ रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया था। लक्ष्य था 2025 तक भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाई जाए, लेकिन 12 साल बाद भी यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 16 था, जो अब घटकर 14% ही रह गया है। नेहरू और संविधान निर्माताओं की सोच यह थी कि लोकतंत्र नेताओं से नहीं संस्थाओं से चलता है, इसलिए संस्थाओं को स्वतंत्र बनाया गया था। लेकिन मोदी सरकार में स्वतंत्र संस्था कहीं नज़र नहीं आती हैं। सबसे ज़्यादा सवाल है कि चुनाव आयोग पर 2023 में मोदी सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से जुड़ा नया कानून लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक व्यवस्था सुझाई थी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, लेकिन एक नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री को कमेटी में शामिल किया गया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा ही सरकार की सहूलियत का चुना हुआ आएगा। आरटीआई एक्ट में बदलाव किए गए। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और सैलरी सरकार द्वारा तय किए जाने लगी फिक्स कार्यकाल के बाध्यता को हटा दिया गया। यानी किसी आयुक्त को अच्छी सैलरी और लंबे समय तक आयुक्त रहना है तो उसे सरकार के अनुसार ही काम करना होगा। सीबीआई, ईडी की स्वतंत्रता पर भी सवाल है। नेहरू का मॉडल था मजबूत संस्थाएं बनाओ ताकि नेता बदल जाएं तो भी व्यवस्था चलती रहे। मोदी सरकार इसके उलट है। इन सबसे इतर मीडिया का फोकस यही रहने वाला है कि मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खैर, राजनीति में रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं। आज मोदी ने नेहरू का 4,398 दिनों वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया, कल कोई और मोदी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन इतिहास नेताओं को सिर्फ इस बात से याद नहीं रखता कि वे कितने दिन कुर्सी पर बैठे रहे। इतिहास यह देखता है कि जब वे कुर्सी पर बैठे थे तब उन्होंने देश के लिए क्या छोड़ा। नेहरू के समय भारत गरीब था, बटा हुआ था, संस्थान नहीं थे, फिर भी उन्होंने संस्थाएं बनाई, वैज्ञानिक ढांचा खड़ा किया, लोकतंत्र की नींव रखी, एक ऐसा सिस्टम छोड़ कर गए जो उनके जाने के बाद भी चलता रहा। मोदी के समर्थक कहेंगे कि उन्होंने हाईवे बनाए, डिजिटल इंडिया बनाया, यूपीआई दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि संस्थाएं कमज़ोर हुई हैं। निजीकरण बढ़ा है, सबसे ज़्यादा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा और ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। लेकिन फैसला ना मैं करूँगा, ना कोई नेता करेगा, ना आप करेंगे, फैसला तो इतिहास करेगा।